ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तू पंजाब भाग ना जाना, ये मेरी ड्यूटी है, यही मेरी ड्यूटी है। अगर किसी राजनेता के ऊपर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसको सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए और उसके बाद जांच पूरी हो जाए, बेदाग हो जाओ, आके पद ज्वाइन कर लो। तो आज जो है इस्तीफा दे करके आतिशी को दे दो पद से। मैं अरविंद केजरीवाल से यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने जो कहा था कि जिस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, आज ये स्टेटमेंट आपका कहां गया? इनका उस समय का जो प्रदेश अध्यक्ष था उसकी बात कर रहे हैं, ना नौकरी था ना कुछ था, शुद्ध बेरोजगार आदमी। और वो जो है कतारगाम में जो खर्चा किया था, अगर उसको खाली आप वीडियो को खाली गिन लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पैसा आया कहां से। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज, भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का तीसरा जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आज मैं इसी पर आपको पूरा डिटेल्स बताने जा रहा हूं। उसका हेडिंग है कि केजरीवाल को तीसरा सरकारी प्रेम पत्र और क्या शराब घोटाला हुआ है। इन दो मुद्दों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जाइएगा नहीं, अंत तक एक बार देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैंने एक सरस्वती चंद का जो गाना है कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, तो उस पर ईडी जो है जो इनको नोटिस में लिखा है उसको गाने के माध्यम से पहले मैं बता दूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। ये मैंने खुद तैयार किया है, तो सुनिएगा दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तू पंजाब भाग ना जाना, ये मेरी ड्यूटी है, यही मेरी ड्यूटी है। तुम ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तू पंजाब भाग ना जाना, ये मेरी ड्यूटी है, यही मेरी ड्यूटी है। तू खुद को ईमानदार कहता है तो फिर मिलने से क्यों डरता है। तू खुद को ईमानदार कहता है तो फिर मिलने से क्यों डरता है। तू खुद को बेदाग कहता है तो फिर मिलने से क्यों डरता है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तू पंजाब भाग ना जाना, ये मेरी ड्यूटी है, यही मेरी ड्यूटी है। तुझे मैं बुलाना चाहूंगा, तुझसे सत्य मैं जानना चाहूंगा। तुझे बुलाना चाहूंगा, तुझसे सत्य मैं जानना चाहूंगा। मुझे बस इतना बता देना कि सिसोदिया का तुम्हारे पास क्या राज है, क्या राज है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तू पंजाब भाग ना जाना, ये मेरी ड्यूटी है, यही मेरी ड्यूटी है। तो ये ईडी के नोटिस का जो है दोस्तों एक बेहतरीन जो है मैंने आपको भावार्थ बताया। अब आपके मन में आएगा, अब थोड़ा सीरियस हो जाए, कि ईडी तो नोटिस बहुतों को भेजता है। कई सारे राजनीतिज्ञ हैं जिनके रिश्तेदारों को ईडी नोटिस भेजा, आखिर इनके ऊपर क्यों इतना ज्यादा चर्चा होता है? आखिर ये क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल को जब जब ईडी नोटिस भेजती है
तो इस पर चर्चा जोर से होती है। लोग, इनके पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि शायद ये बहुत लोकप्रिय हैं, इसीलिए चर्चा होती है। हो सकता है। मध्य प्रदेश में 2/3 लोग जमानत जब्त करवाया, राजस्थान में 2/3 लोग जमानत जब्त करवाए। कितना लोकप्रिय है ये तो देख ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इतने लोगों का जमानत जब्त हुआ, गुजरात में 125 लोगों का जमानत जब्त हुआ। तो इनकी लोकप्रियता तो चरम सीमा पर है अपने कैंडिडेट के जमानत जब्त करवाने में। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों कि इन्होंने जो पार्टी बनाने के समय या पार्टी जिसमें ये बना रहे थे उस समय जो इतने बड़े मानदंड रखे थे, आज मैं चर्चा उसी का करूंगा। मुझे याद है कि ये वही लोग हैं ये जो जंतर मंतर पर स्टेज बना करके और कांग्रेस के मंत्रियों का ऐसे फोटो लगाए थे। और मुझे वो दिन बेहद याद है कि उसमें से प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बन गए थे तो ऐसे घुमा दिए थे और पत्रकार को कह रहे हैं कि ये सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये राष्ट्रपति हो गए इसीलिए हम इनका जो है फोटो घुमा दिए हैं। क्या उनको कोर्ट सजा दे दिया था जो उस दिन आप इनका फोटो लगा रहे थे? आज एक स्टेज बना करके आपका भी फोटो उसी स्थिति में लगाया जाए कि नहीं? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सबका, सारे लोगों का सीबीआई जांच ही कर रहा था ना उस समय। तो कांग्रेस का मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ इंडिकेट अलायंस कैसे बना रहे हैं। उनके सारे, शीला दीक्षित तक बेईमान थी इनके लिए, और ये सबका फोटो लगा लगा के सीबीआई का केवल जो है उनके साथ नोटिस और इंट्रोगेशन हो रहा था। इतने पर ये कहने लगे कि नहीं नहीं, इनको तो अपना पद छोड़ देना चाहिए। इनका बाइट है सोशल मीडिया में, अगर किसी राजनेता के ऊपर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसको सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए और उसके बाद जांच पूरी हो जाए, बेदाग हो जाओ, आके पद ज्वाइन कर लो। तो आज जो है इस्तीफा दे करके आतिशी को दे दो पद, संभालिए रहिए आपके एब्सेंट में 10 दिन के लिए। तो दिल्ली के जनता को एक बार पता तो चले कि आपके एब्सेंट में विभाग वाला मुख्यमंत्री कैसा काम करता है। आप तो जो है पूरे 9 साल बिना विभाग वाले मुख्यमंत्री थे, तो आतिशी को तो आप विभाग दिए हैं ना, तो जनता को पता तो चले कि विभाग वाला मुख्यमंत्री और बिना विभाग वाला मुख्यमंत्री में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इसलिए इनकी चर्चा होती है। दूसरा चर्चा क्यों होता है, इनका स्टेटमेंट में याद दिलाता हूं, मैं सबसे पहले जन लोकपाल लेकर आऊंगा। अगर किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है उसे उसी समय बर्खास्त करो, मेरा कोई सगा नहीं लगता है। एक्चुअली उस समय जो है माइक बंद हो गया था कि बोले थे मुझको छोड़कर, समझ गए? बस यही है, मेरा कोई सगा नहीं लगता है। जिस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उस मंत्री को वहीं बर्खास्त कर दो, मुझको छोड़कर। आज 2 इस्तीफा। अब इनको लग रहा है कि राजनीतिक है। माने कांग्रेस के ऊपर जो पूछताछ हो रहा था या इनके ऊपर पूछताछ क्यों नहीं हो रहा है, ये राजनीतिक था और राजनीतिक था, और अब आज इनसे जो पूछ रहा है ये राजनीतिक है। देखते हैं ना, आईआईटी में यही पढ़ाया था इनको, इंजीनियरिंग नहीं करने गए थे, ये सोशल इंजीनियरिंग करने गए थे। फिर क्या कहे, ऐसी कोई पार्टी भारत में नहीं है जिसका कि इंटरनल लोकपाल होगा। मेरे पार्टी में कोई भी एक आदमी को यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो मेरा इंटरनल लोकपाल देखेगा और इंटरनल लोकपाल जो है उसको बर्खास्त करेगा। कहां गया इंटरनल लोकपाल? आंतरिक लोकपाल कहां गया? तो आज मैं अरविंद केजरीवाल को, हालांकि ये आज के बाद शायद मुझे लगता है कि यू टर्न अरविंद केजरीवाल के नाम से जाने जाने चाहिए, तो आज से मैं अरविंद केजरीवाल से यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने जो कहा था कि जिस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, आज ये स्टेटमेंट आपका कहां गया? आपने कहा था कि एक जन लोकपाल होना चाहिए
जो मंत्रियों के भ्रष्टाचार का जांच करे। दिल्ली का जन लोकपाल आज होता तो आप बाहर हो जाते। और आम आदमी पार्टी का आंतरिक लोकपाल कहां गया? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पेश हो जाइए, और अगर बेदाग हैं तो अपनी बात रखिए, कौन मना कर रहा है? जरा दिल्ली की जनता को सोचना है कि जो आदमी बात बात पर जो है अब स्वर्गीय हो गई हैं, वो शीला दीक्षित को बेईमान कहा करता था, आज वो आदमी बार बार अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर ईडी को गलत बता रहा है। क्या शीला दीक्षित के ऊपर जब आरोप लगा रहे थे या जो घोटाले की जांच सीबीआई कर रहा था, तो क्या उस समय राजनीति से प्रेरित नहीं था क्या? आज ये बात क्यों हो रहा है? आपने अपनी बात क्यों बदल दी? तो ये था दोस्तों पहला पार्ट कि ईडी के इससे बचने का। पहली बार इन्होंने क्या कहा? ईडी को बहाना बनाया कि मुझे 4 राज्यों में चुनाव प्रचार करने हैं और अपने 2/3 लोगों का जमानत जब्त करवाना है, इसलिए हमको आप मत बुलाइए। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो धोखे से एक आध सीट निकल भी जाएगा। जाने के बाद पक्का है कि सब हारेगा, इसलिए प्लीज मेरे लोगों को हारने दीजिए, आप जो है मत बुलाइए। उसके बाद दूसरी बार जब ईडी समन भेजा तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जेल में रहते हुए दिन नहीं कटेगा, इसलिए हमको जरा विपश्यना का 10 दिन का अनुभव ले लेने दीजिए। जब हम वहां विपश्यना करने लगेंगे, जब हम सीख जाएंगे, तो जेलवा में कैसे कटेगा समय भाई? तो वहां पर हम बैठ करके विपश्यना कर लेंगे। तो ठीक है, ईडी आपको उसका भी मौका दे दिया। और अब 3 तारीख को क्या कहिएगा, जो अगला ये आ रहा है आपका? अब तो बस एक ही रास्ता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, ईडी शरणं गच्छामि। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के बाकी एगो बात को तो आप पहले मान लिए हैं, संघम शरणं गच्छामि, इंडी अलायंस शरणं गच्छामि, तो चले गए हैं। अब ईडी के शरणम में आ जाइए और अपने को पाक साफ साबित करके दिखाइए। अब दोस्तों, क्या शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में? ये लोग बार बार कहते हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ है। मामला क्या कहते हैं, जुडिशियरी में है, इसीलिए मैं इसके टेक्निकल पहलू को नहीं कहूंगा। मुझे जो भावनात्मक रूप से लगता है, तो मेरा दिल बार बार कहता है कि शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लोग 2 नंबर का पैसा जरूर बनाया है, ये मेरा दिल कहता है। ये कोई साक्ष्य नहीं है। मैं जब गुजरात का चुनाव देखता था, तो आप ये बताइए, एक साधारण आदमी भी देखकर कह देगा कि गुजरात का चुनाव जो आम आदमी पार्टी लड़ा है, 10 करोड़ से कम के खर्चा पे नहीं लड़ा है। एक बार सोच करके देखिए कि ये चार्टर प्लेन से गुजरात आते थे। एक सामान्य आदमी कंप्यूटर में बैठेगा और चार्टर प्लेन का जो है भाड़ा एक दिन का निकाल लेगा, और ये कितनी बार आए हैं उसको गुना कर लेगा। एक जब आप रोड शो या रैली करते हैं, तो उसका खर्चा आज के डेट में लोगों को मालूम है। इन्होंने कितनी रैलियां की, जरा सोच के देखिए। खेड़ ब्रह्मा से लेकर के, भड़ूच से लेकर के, राजकोट से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेहसाना से लेकर के, सूरत से लेकर के, बोलिए कितना याद दिलाए। तो एक बार तो दिल ये कहता है कि ये लोग स्टेज पर खड़े होकर के कहा करते थे कि मेरे मोबाइल में सिम में पैसा भराने के लिए नहीं होता था। इतना गरीब आदमी 10 करोड़ रुपया कहां से खर्चा किया? अगर इनके 70 के 70 विधायक, जिसका तनख्वाह 1.5 लाख रुपया महीना होता है, 1.5 लाख तो डोनेट नहीं कर देगा। अगर सबका तनख्वाह भी जोड़ लिया जाए ना साल भर का, कि नहीं नहीं गुजरात के लिए हम दान कर देते हैं, तब भी इन लोगों ने गुजरात में जो किया, वो कहीं न कहीं घोटाले की बू आती है। दोस्तों,
आप जरा एक बार सोच करके देखिए, ये पूरे भारत की जनता को समझना है कि गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष जो चुनाव लड़ा, हम सब जानते हैं कि एक एमएलए को चुनाव लड़ने के लिए ऑफिशियल कितना रुपया चाहिए, अनऑफिशियल तो 50 लाख चाहिए। क्या आपको लगता है कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के पास खर्चा करने के लिए 50 लाख रुपया था? ये पैसा आया कहां से? या ऑफिशियल 14 लाख था तो 14 लाख था? इनका उस समय का जो प्रदेश अध्यक्ष था उसकी बात कर रहे हैं, ना नौकरी था ना कुछ था, शुद्ध बेरोजगार आदमी। और वो जो है कतारगाम में जो खर्चा किया था, अगर उसको खाली आप वीडियो को खाली गिन लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पैसा आया कहां से। इनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट का जो उम्मीदवार था, कहां से खर्चा किया? तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आप भी एक सजग नागरिक हैं, जोड़ करके देखिए। और अगर ये पैसा चंदे का था तो क्या चंदा देने वाला आदमी मध्य प्रदेश के चुनाव समय हाथ खींच लिया क्या? वहां क्यों नहीं कर पाया ये लोग? वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाया क्योंकि खर्चा नहीं था इनके पास। कारण ये है ना कि जब ईडी शिकंजा कस लिया तो ये 2 नंबर का पैसा निकलेगा कहां से? तो मेरा तो दिल कह रहा है, बाकी कोर्ट में ये मामला सब जुडाइस है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये कितने भी आकर के इनके लोग दिल्ली की जनता का फर्जी रेफरेंडम लें, वो इनके कार्यकर्ता हैं जिनसे ये लोग लेते हैं रेफरेंडम, जनता बना बना करके कुछ भी करें। मैं भी दिल्ली की सड़कों पर गांव घर घर ही घूमा हूं पिछले 2 महीने में। मुझे भी पता है कि इनका रेपो अब दिल्ली में कितना गिर चुका है कि ये 62 छोड़ दीजिए, ये 32 सीट मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगले 2025 के चुनाव में। तो दोस्तों बस आज इतना ही। आज का सार यही है कि इन्होंने जो राजनीति में नैतिकता का मानदंड तय किया था, उसके हिसाब से सीधा जो है ईडी के सरनों में चले जाएं और जो वहां पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। अगर ये सही है तो बाहर निकलेंगे। 2-2 बार गए थे इसके पहले भी। और दूसरा, शराब घोटाला हुआ कि नहीं इसका मुझे तथ्य नहीं मालूम है, मैं जुडिशियल मैटर को इंक्लूड भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा दिल गुजरात के चुनाव को देखने के बाद कहता है बार बार कि इतना पैसा किसी ईमानदार पार्टी को नहीं आ सकता जितना खर्चा ये लोग यहां किया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।